आज हम इकट्ठे हुए हैं बहुत देर से जो प्रतीक्षित था म्यूनसिपल इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के बारे में। जो चुनाव अब होने जा रहे हैं जिसकी आज आपके सामने हम घोषणा करेंगे, वो 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके आम चुनाव होने हैं और वैसे राइटअप भी मैं दे रहा हूँ। बाकी फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सोनीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसा कि आपको पता है, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर थी, अरे चुप करो यार, वो कालका विधानसभा सदस्य चुन ली गई थी और जिस वजह से ये पोस्ट खाली हुई 8 अक्टूबर 2024 को। तो मेयर का उपचुनाव इसमें करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्री निखिल मदान जी जो सोनीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे, वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए एमएलए और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्यूनसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अम्बाला सदर, ये 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएँ हैं जिनके चुनाव ये आम चुनाव जहां पर होने हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के, सभी म्यूनसिपल काउंसिल जो 4 मैंने बताई उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्यूनसिपल कमेटियां हैं उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। ये कमेटियां जिलावार इस प्रकार हैं: अम्बाला जिले में बराड़ा, भिवानी जिले में भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फतेहाबाद जिले में जाखल मंडी, गुरुग्राम में फर्रुख नगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर जिले में बेरी, जींद जिले में जुलाना, कैथल जिले में कलायत, सीवन और पुंडरी, करनाल जिले में इंद्री और नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी और कनीना, नूह जिले में तावड़ू, पलवल जिले में हथीन, रोहतक जिले में कलानौर, सोनीपत जिले में खरखोदा और यमुनानगर में रादौर म्यूनसिपल कमेटी हैं। इन 21 म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हैं 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। जो म्यूनसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद ज़िले में म्यूनसिपल कमेटी है सफ़ीदों, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होना है। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल ज़िले में। तरावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और लाडवा में वार्ड नंबर 11 के मेंबर का चुनाव होना है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं उनकी सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पर हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिसेज में, 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में, 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा। और 16/2/2025
जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19 को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी। वो रहेगा 28/2 तक। 1 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग, मतलब डोर टू डोर कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं होगी। और 2 मार्च को मतदान होगा। किसी कारणवश अगर किसी पोलिंग स्टेशन में अगर रीपोल की आवश्यकता हुई तो 4/3/2025 को होगा। पोल के टाइमिंग्स रहेंगे 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। इस प्रकार पानीपत जो नगर निगम है उसका भी नोटिस कल जारी होगा। चूँकि वहाँ की मतदाता सूची 18 फरवरी को तैयार होके आएगी, फाइनल पब्लिकेशन 19 को, सॉरी, तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज हैं 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की। और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद। और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी। और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कन्वेंसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बाकी पहले 7 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, और जो 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स और 21 म्यूनसिपल कमेटियाँ और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स। और उसी दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओज़ द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अभी जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में। लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिस्डिक्शन है। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। वहाँ पर चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनकी इन दिनों में बदली नहीं की जा सकेगी। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो चुनाव में जा रही है, या काउंसिल या कमेटी, उसके किसी भी एम्प्लॉई या किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत आवश्यक हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इन संस्थाओं में इन दिनों में किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जो रूटीन के काम हैं, या जो काम पहले से चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, या बाकी जो रूटीन के काम होते हैं, साफ़ सफाई और जो भी है, वो यथावत चलते रहेंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने
कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉरपोरेशन के हैं उनके लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 10वीं पास है। विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉरपोरेशन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उनके लिए भी 10th है, और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी विमेन कैंडिडेट उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, विमेन किसी भी कैटेगरी की, और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व सीटों के लिए 10th पास है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी है अनरिजर्व सीटों के लिए 10वीं पास है। विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। थोड़ी सी महंगाई को देखते हुए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चे की लिमिट भी हमने बढ़ाई है। तो और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस प्रकार रहेंगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 10,000 रुपये, मेंबर के लिए 3,000 रुपये, और अगर कोई कैंडिडेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन है तो उसके लिए 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर कोई एससी कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन कैंडिडेट है उसके लिए 1,500 रहेगी। इसी प्रकार जो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 3,000 रुपये रहेगी। मेंबर के लिए 2,000 जो अनरिजर्व मेंबर है, और एससी, बीसी ए, बीसी बी के प्रेसिडेंट के लिए 1,500 रुपये, और मेंबर के लिए उन कैटेगरीज के 1,000 रुपये रहेगी। म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान के लिए 2,000 रुपये, और जो मेंबर है अनारक्षित उसका 1,000 रुपये, और प्रेसिडेंट अगर एससी, बीसी ए, बीसी बी या विमेन कैंडिडेट है तो 1,000 रुपये और प्रेसिडेंट के लिए, और मेंबर के लिए 500 रुपये रहेगी उन्हीं कैटेगरीज की। एक्सपेंडिचर लिमिट का जहाँ तक सवाल है, मेयर ऑफ ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए पहले ये खर्च सीमा 25 लाख रुपए थी जिसको बढ़ा के 30 लाख किया गया है। मेंबर के लिए ये तयशुदा खर्च सीमा 6 लाख रुपए थी जिसको बढ़ाकर 7.5 लाख किया गया है। म्यूनसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट के लिए पहले ये खर्च की तयशुदा सीमा 16 लाख रुपए थी जिसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, और मेंबर के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी में 10.5 लाख रुपए थी प्रेसिडेंट के लिए खर्चे की सीमा, वो 12.5 लाख की गई है, और मेंबर के लिए 2.5 लाख जो थी उसको 3 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स चाहे वो जीते या हारें, जो भी चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको अपना लेखा जोखा खर्चे का रखना पड़ेगा, डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेके और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, और उसको 30 दिन के बाद उसको डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे वो जमा कराना होगा। अगर कोई नहीं करवाते हैं तो जो आज के दिन जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको 5 साल तक के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह से चूँकि आपको पता है राजनीति में कई बार कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी आना चाह रहे होते हैं, तो उन पे वैसे तो कोई रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उनको कोई 3 साल से ज़्यादा की सज़ा ना हुई हो, लेकिन उनको जनता को ये पता हो कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो वो उनको देनी होगी। उसका पूरा विवरण हमने इसमें दिया हुआ है कि एक तो उनको डिक्लेरेशन पब्लिश करनी होगी, 2 न्यूज़पेपर जो जिस कमेटी या जिस काउंसिल या जिस कॉरपोरेशन में वो चुनाव में भाग ले रहे हैं वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में जो 2 न्यूज़पेपर्स प्रचलित हों उनमें डिक्लेरेशन देनी होगी कि भी मेरे खिलाफ़ ये फलां सेक्शंस में केस दर्ज है या क्या स्टेज है, चार्जशीट फ्रेम हो गई है वगैरह वगैरह। उनको लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे भी
3 डिफरेंट डेट्स में ये इनका सूचना देनी पड़ेगी, प्रकाशित करना पड़ेगा जनता की, जो वोटर हैं उनकी सूचना के लिए। और इस बारे में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट C2 में डायरेक्शन देगा कि भाई आपने ये चीज़ें इसमें करवानी है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट है, अगर चाहे वो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि मैंने अपनी जो राजनीतिक संबद्ध राजनीतिक दल है उसको भी इस बारे में सूचना दे दी है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी जो इलेक्शन हुए थे इससे पिछले वाले, वो भी मेयर और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इस बार भी जैसे मान लीजिए रोहतक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो पूरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेयर को चुनेंगे डायरेक्ट। इसी तरह से प्रेसिडेंट मान लीजिए असंध का है, तो पूरे असंध म्यूनसिपल कमेटी जो है उसके वार्ड मेंबर्स सभी सारे जो वोटर्स हैं सभी वार्ड्स के, वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वार्ड मेंबर जो है वो संबंधित वार्ड के मतदाता चुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल या कमेटी है उसमें कहीं पे भी मतदाता के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। कि जनरल इलेक्शंस 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर के इलेक्शन, 21 म्यूनसिपल कमेटीज़ और 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स प्लस कुछ जो उपचुनाव हैं, इन सब में बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होगी। लगभग 25,000 पोलिंग पर्सनल इसमें हमें जो बैकडोर जो बैक एंड पे काम करेंगे, जो एक्चुअल पोलिंग ड्यूटी पे होंगे, जो काउंटिंग में होंगे, वो सब मिला के रहेंगे, जिसमें RO, ARO, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और बाकी स्टाफ होंगे। पुलिस प्रबंध जो है उसके लिए होम सेक्रेटरी और DGP से अनुरोध कर दिया गया है कि भाई पुलिस की बाकायदा, इनफैक्ट हमने काफ़ी समय पहले से ही कह दिया था कि पूर्व सूचना इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करें, और जिनके खिलाफ कोई आर्म्स एक्ट वगैरह में केस है या जो भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स वगैरह हैं, उनको राउंड अप करने की कार्रवाई करें। तो ऑलरेडी उनसे तालमेल है गृह विभाग से, और जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स होंगे वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल की भी व्यवस्था की जाएगी। इस सारे कार्य में लगभग 10,000 EVMs की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि तकरीबन 4500 समथिंग हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, और एक प्रेसिडेंट के लिए और एक मेंबर के लिए, या एक मेयर के लिए एक मेंबर के लिए EVM 2 EVMs कम से कम होंगी। अगर 15 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो बैलेटिंग यूनिट है वो सेकंड लगती है उसमें। बैलेट पेपर्स मेयर और प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा, उस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी, और मेंबर्स के लिए वाइट कलर का होगा जिस पे ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनके फोटोग्राफ्स भी बैलेट पेपर पे लगेंगे, जो चिपकाया जाएगा मशीन पे, EVM पे, और सॉरी जो बैलेटिंग यूनिट होगी उस पे वो चिपकाए जाएंगे। नोटा जैसे पिछली बार भी था, नोटा रहेगा, और नोटा फिक्स्ड इलेक्टोरल कैंडिडेट रहेगा। और अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे अधिक वोट आती हैं सभी कैंडिडेट से, तो फिर वो चुनाव जो है वो फ्रेश इलेक्शन होगा वहाँ पर। वोटर लिस्ट जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से बताता रहा हूँ कि सभी की जो फाइनल इलेक्टोरल जो लिस्ट है, जो असेंबली वाइज हमें प्राप्त हुई थी, जो 22/1/2024 को अपडेटेड थी, और उसके बाद 12/9/2024 तक जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें अपडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिए थे, वो हमें उपलब्ध करवाई गई थी। उसी को आगे हमने वार्ड वाइज जो है जिस भी कमेटी या काउंसिल या कॉरपोरेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके लिए एक बाकायदा महीने भर से ऊपर की प्रक्रिया चली है, जिसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उन्होंने ऑब्जेक्शंस वगैरह सुन के उसका निपटान किया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने अपील सुनी है। उसके बाद अगर फिर भी कोई कैंडिडेट रह जाता जिसका नाम विधानसभा की सूची में है और वार्ड की सूची में नहीं आया है,
तो रिटर्निंग ऑफिसर को वो फॉर्म ए भर के दे सकता है और उसका वेरिफिकेशन के बाद उसकी वोट बनाई जा सकेगी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक। यथावत पहले की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी हम इसमें सीनियर IAS और IAS ऑफिसर्स को इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। एक्सपेंडिचर के लिए DETCs को हम लगाएंगे और पुलिस ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपना काम करेंगे ही। वोटर अवेयरनेस के लिए हम समय समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे और मेरी आप सब के माध्यम से भी आज भी अपील है सभी मतदाताओं से, इन सभी संस्थाओं के, कि वो भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें ताकि वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट चुन सके जो उनके विकास कार्यों में रुचि ले और हम इस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। तो मोटे तौर पर जो विशेष बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे, वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। अब किसी साथी की कोई और अगर जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कर्मचारियों के लिए वोटिंग का वो बैलेट पेपर पड़ेगा, पोस्टल बैलेट? नहीं, इसमें वो व्यवस्था नहीं है। उसकी ड्यूटी नहीं लगती ना? है जी, हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे 4500 कुछ वो है पोलिंग बूथ, तो 9000 के करीब हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 1000 के करीब 10% से ज़्यादा हमारी रिजर्व EVMs रहेंगी। जो मोबाइल पार्टी होती है उस दिन, उसके सभी जीप में एक एक दो दो हम रख देते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी हो, कुछ हो, तो आधे घंटे में वो रिप्लेस हो जाए। सिक्योरिटी पर्सनल्स कितने लगभग डिप्लॉय किए जाएंगे? ये वी लीव इट टू द SP कंसर्न, तो उसमें सफिशिएंट रहेगा उसमें। और जहाँ पे मैंने बताया कि कहीं पे सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स की अभी लिस्ट आनी है डिप्टी कमिश्नर से, वहाँ पे एक्स्ट्रा की व्यवस्था होगी। उसके अलावा मोबाइल पेट्रोलिंग पुलिस पार्टीज भी रहेंगी और कुछ इंटेलिजेंस बेस पे जो पहले से कुछ आपराधिक किस्म के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई होगी और आर्म्स एक्ट वगैरह में भी जो कार्रवाई बनती है वो रहेगी। आर्म्स भी जमा वगैरह होंगे सर यहाँ पे? आर्म्स वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे हम छोड़ते हैं कि अगर वो समझते हैं कि भी किसी प्रकार का अंदेशा हो सकता है तो वो कार्रवाई ला सकते हैं। दे आर फ्री टू डू ऑल नॉर्मल जो भी उनका सीजर का है और इस तरह की एक्टिविटीज़ है।